हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। आज हम जानेंगे जो लूट करने का प्रयत्न है सेक्शन 393 आईपीसी, उसमें एफआईआर से लेके जो बेल ऑर्डर तक की पूरी जो प्रक्रिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी भी सेक्शन को समझना चाहते हैं तो उसमें सबसे अच्छा रहेगा कोई भी घटना है उससे संबंधित अगर आप उसको समझ लेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। तो चलिए इसकी जो एफआईआर है उसको जानने की कोशिश करते हैं, इसके बाद आगे जो स्टेप होगा वो जानेंगे। तो जो एफआईआर जो इसकी जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है उसके अनुसार जो शॉर्ट में जो बादी है सिंडिकेट बैंक में कार्यरत है। बादी की पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे उपरोक्त मकान में रहते हैं। दिनांक 10 नवंबर 2019 दिन रविवार शाम 10 बजकर 26 मिनट पर उसकी पत्नी और उसको बस स्टैंड छोड़कर वापस घर लौट रही थी कि घर के ठीक सामने एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आकर उसकी पत्नी के गले से सोने की चैन हाथ लगाकर निकालने की कोशिश की। उसकी पत्नी ने हाथ झटक दिया जिससे चैन नहीं तोड़ पाया। बाद में विवेचना के दौरान दिनांक 3/12/19 को अपराधी अभियुक्त को पुलिस द्वारा संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया। उसका नाम प्रकाश माया। तो आप देख सकते हैं जो घटना है उसमें एक महिला की एक व्यक्ति द्वारा चैन खींची जाती है और जो कि मौके से भाग जाता है। बाद में पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। चूंकि यहाँ उसने प्रयत्न किया है, कोई जो घटना है उसको अंजाम नहीं दे पाया है। तो अब मैं आगे आपको पढ़ के सुनाऊंगा इसके बाद का स्टेप क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो भी घटना है उसमें जो व्यक्ति पीड़ित है वो थाने में गया हुआ कि ऐसे ऐसे मेरी एक चैन खींचने का प्रयास किया गया है इस समय को। तो उसने ये जो भी घटना है वो थाने में लिख के दे दी होगी। इसके बाद पुलिस ने उस पर जो भी अपना इन्वेस्टिगेशन किया होगा तो उसने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। अब उसको पकड़ने के बाद उसका मेडिकल हुआ होगा, उसको जेल भेज दिया गया होगा। अब जेल भेजने के बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी वो होगी उसकी बेल की। तो उसकी तरफ से जो बेल लिया गया उसके जो क्या फैक्ट रहेंगे वो मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा आपको इस घटना के माध्यम से। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, अगर ऐसे फैक्ट हैं तो जो बेल ऑर्डर है उसमें आप अगर इन्हीं कंटेंट को यूज करके चलेंगे तो हो सकता है, क्योंकि सारे जो केस होते हैं सब कोर्ट का व्यू रहता है वो लगभग सेम सा ही होता है। अगर ऐसी घटना है और इसी प्रकार के फैक्ट हैं और इस तरीके के आपने सारे ग्राउंड लिए तो आपको हो सकता है कि इसमें बेल आराम से मिल जाए। तो चलिए मैं आगे बताता हूं जो बेल है उसमें क्या क्या उन्होंने अपना तर्क दिया। प्रार्थी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त को वादी मुकदमा से साठगांठ करके फर्जी व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर अभियुक्त बना दिया है। तो यहाँ जो अभियुक्त है उसने कहा है कि उसको जो पीड़ित है उसने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए और साठगांठ करके उसको फर्जी फंसा दिया है। उक्त मामले में प्रार्थी अभियुक्त से कोई अपराध नहीं किया है। वो कह के चल रहा है कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, वह निर्दोष है। अभियुक्त दिनांक से जेल में है। तो देखेंगे आप हर बार जो मैं बेल आपको जो समझाने की कोशिश करता हूं उसमें एक पैरा बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो इतने दिन से जेल में है। और आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट 6 दिन विलंब से दर्ज कराई गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत महत्वपूर्ण पैरा है कि अगर घटना जो एफआईआर है उसको दर्ज कराने में डिले होता है तो इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो अभियुक्त को होता है। प्रार्थी अभियुक्त की शनाख्त कार्रवाई नहीं कराई गई है। तो यहाँ देख सकते हैं जो जिसके साथ ये अपराध कारित हुआ है, जिसके साथ ये लूट हुई है, उसने जो अभियुक्त है उसकी शनाख्त नहीं कराई है। ये शनाख्त ये होती है जब भी कोई अभियुक्त पकड़ा जाता है तो जिसके साथ, जैसे उस महिला के साथ उसने चैन खींचने का प्रयास किया तो वो जेल जाकर उसको जब वो पकड़ गया है तो उस महिला से उसकी शनाख्त कराना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो इसमें आपको आगे बेल आराम से मिल जाएगी। आगे अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। जो रिपोर्ट हुई है वो अज्ञात के खिलाफ हुई है और अपराध न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। जो मामला है वो सेशन ट्रायल न होकर मजिस्ट्रेट ट्रायल है और ऐसी स्थिति में वो जमानत का अधिकारी है और जमानत पर रिहा किया जाए। तो आप देख सकते हैं कितने सारे जो फैक्ट हैं, जो इस तरीके की घटना है उसमें अभियुक्त ने कितने सारे जो लूप पॉइंट हैं, वीक पॉइंट हैं, उनके अधिवक्ता ने वो ढूंढे। अब यहाँ जो विपक्षी जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से इसका विरोध किया जाता है। अब कोर्ट का क्या व्यू रहता है वो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले एक घटना होती है उसमें रिपोर्ट की जाती है, उसके बाद व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है, उसकी बेल लगाई जाती है। अब बेल लगाने के बाद दोनों पक्ष ने अपने फैक्ट रखे हैं। दूसरे पक्ष द्वारा कहा गया कि यह अपराध बहुत गंभीर है और तो इसकी जमानत खारिज की जाए। सरकारी वकील की तरफ से वही जो एफआईआर के फैक्ट होते हैं वही कहे जाते हैं, जबकि जो अभियुक्त है उसको अपनी जो बेगुनाही है उसको साबित करने के लिए सारे फैक्ट कोर्ट में रखने होते हैं। तो अब जो कोर्ट है उसने क्या अपनी तरफ से तर्क दिया और किस आधार पर उसको बेल दी और क्या क्या आप भी समझ सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई घटना है तो कोर्ट किस प्रकार से घटना को देखता है। तो प्रार्थी अभियुक्त प्रथम
सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। तो कोर्ट ने जो सबसे पहली बात कही है, जो एफआईआर है वो अज्ञात के खिलाफ है और ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में लूट करने वाले बदमाश का कोई हुलिया अंकित किया गया है। तो आप देख सकते हैं, कभी भी इस प्रकार की कोई आप घटना या एफआईआर तहरीर लिखने जा रहे हैं, आपसे कोई सलाह लेता है, तो जिस व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई है तो आपको आप उसमें लिख सकते हैं कि वह काले रंग का है, उसके सिर पर कोई कट लगा हुआ है। तो देखिए वहां उन्होंने ये गलती कर दी कि उसका कोई हुलिया अंकित नहीं किया। देखिए कितना अच्छा फैक्ट दिया है, तर्क दिया कोर्ट ने। बाद में दिनांक 3/12 को अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया, परंतु चूंकि वर्तमान घटना लूट के प्रयास से संबंधित है, इस प्रकार वर्तमान घटना से संबंधित अभियुक्त से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। तो चूंकि प्रयास किया गया है तो माल प्राप्त होने का कोई चांस ही नहीं है। अभियुक्त के पहचान के संबंध में कोई शनाख्त कार्रवाई नहीं की गई। अब आप देख सकते हैं, अगर किसी ने अगर मेरे साथ कोई मान के चलिए कोई घटना होती है, मेरे को कोई लूट करके जाता है और वो विफल रहता है, लेकिन मैं अगर उसको पहचान जाता हूं तो आगे की जो एक कार्रवाई होती है जिसमें कि जब वो व्यक्ति पकड़ लिया जाता है तो मेरे को उसकी शनाख्त करनी होती है, जो कि इसमें फॉलो नहीं की गई। तो ये भी एक लूप पॉइंट रहा जो उसकी बेल प्राप्त करने में कारगर रहेगा। और प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है, अर्थात जो मामला है वो सेशन ट्रायल ना होके मजिस्ट्रेट ट्रायल है। आगे प्रार्थी अभियुक्त दिनांक से जेल में। अब देखिए कोर्ट ने यह भी कंसीडर किया है कि अभियुक्त जो है एक टाइम तक जेल रह लिया है और कई लूप पॉइंट भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मामले के तर्क व परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक मैंने आपको पूरी घटना के माध्यम से समझाने की कोशिश करी। अगर कोई लूट का प्रयत्न करने की कोई घटना है जिसमें कि उन्होंने कितने लूप पॉइंट छोड़ दिए, घटना को डिले किया और उसके बाद उसकी कोई शनाख्त नहीं की गई और जो एफआईआर है उसमें कोई हुलिया नहीं बताया गया, जिसके बाद ये सारे बेनिफिट जो है वो अभियुक्त को मिल गए और इन्हीं के आधार पर उसको बेल प्राप्त हो जाती है। तो अगर आप कभी भी आपको सामने इस प्रकार का कोई प्रकरण आए तो आप इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक कोई भी बेल है, आप जिस भी तरफ से हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। और ये आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा, यहाँ लूट करने का प्रयास है, जो अगला हमारा वीडियो रहेगा उसमें जो लूट है उसका माल बरामद होने के बाद की जो क्या प्रक्रिया रहती है उसको भी मैं आपको घटना के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप के मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि एनडीपीएस और काफ़ी और भी सेक्शन है उन पर इस प्रकार की मैं वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों मैं अब इसी प्रकार के और भी वीडियो हैं, आपको पूरी घटना के माध्यम से एक इस प्रकार के वीडियो से आप समझ सकते हैं कि किसी सेक्शन में किस प्रकार की घटना होती है और उसमें किस प्रकार की कार्रवाई होती है। तो ये बहुत ईजी रहता है आपको समझने के लिए। बाकी जो किताबी ज्ञान है और ये एक प्रैक्टिकल ज्ञान है, तो मैं ये सारे जो आपको समझाता हूँ ये एक कोर्ट के ऑर्डर होते हैं, उन्हीं को शॉर्ट में करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको करना यही पड़ेगा। जो प्रैक्टिकल है वो यही है, कोर्ट में जो कार्रवाई है वो यही है, यही सिद्धांत सारे फॉलो किए जाते हैं। बाकी किताबी ज्ञान वो भी आवश्यक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वह यही होता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं।